नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे थोड़ा सा सिस्टम मैनेजमेंट में जो है थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट चल रही है कल से, तो उसी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। नेटवर्क इशू, कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम, इस वजह से क्लास थोड़ा सा विलम्ब चल रही है एक दो दिन से। फिलहाल आज हम बहुत ही, इसलिए हमने बहुत छोटा टॉपिक लिया है, बट छोटा है पर बहुत ही काम का है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो नई कमेटीज होती हैं, जो नई कमेटीज गठित की जाती हैं किसी सरकार के द्वारा, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो आज हम कुछ कमेटीज को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये गवर्नमेंट कमेटीज हैं, कुछ इशू को लेके, कुछ नीति निर्माण को लेके, या कुछ जो है जांच कमेटी हैं। तो इस तरीके से हम आज कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज की चर्चा करेंगे। लगभग 20-22 कमेटीज हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आपको ध्यान रखना है। ये पिछले एक दो सब वर्ष से लेकर अभी तक के जो इम्पोर्टेंट कमेटीज हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले है आपके सामने आर.के. गोयल समिति। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी कमेटी बनाई जाती है उसमें कई सारे मेंबर होते हैं, बट कमेटी की जो अध्यक्षता करता है उसी के नाम पर कमेटी का नाम रख दिया जाता है। जैसे डॉक्टर आर.के. गोयल समिति, तो इसका एक अंडरस्टूड ये बात है कि इसके अध्यक्ष जो है आर.के. गोयल होंगे। हो सकता है इसमें एक दो सदस्य और हो, मेंबर और हो, बट जिसके नाम से कमेटी होती है इसका मतलब होता है वह उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है, चाहे वह आयोग हो या कमेटी हो। तो इसको ध्यान रखना है। तो आर.के. गोयल समिति है। तो आर.के. गोयल समिति का काम था कि जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं अवैध विदेशी, विदेशी का तात्पर्य यहाँ आप समझ लीजिए पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, या कहीं से भी, तो जम्मू कश्मीर में जो अवैध रूप से रह रहे हैं विदेशी हैं उनकी जांच करना यह आर.के. गोयल समिति का काम था। उनकी जांच करना या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस समिति का कार्य था। तो पहली समिति हो गई आपके सामने आर.के. गोयल समिति। ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखना है आपको बस। दूसरी समिति है गीता मित्तल समिति। गीता मित्तल समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मणिपुर में हिंसा हुई थी, मणिपुर में कुकी और मैतेई जनजातियों के मध्य में जो है बहुत भयंकर हिंसा हुई, और बहुत कई दिनों तक वह हिंसा चल रही थी, थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो पहले तो हिंसा की जांच करने है सबसे पहले कमेटी गठित की गई थी, तो वह थी अजय लांबा कमेटी। अजय लांबा कमीशन था, आयोग था, तो अजय लांबा आयोग गठित किया गया सबसे पहले। और जब हिंसा शांत हुई तो मणिपुर में जो है पुनर्वास, यानी जैसे पैसे पहले लोग रह रहे थे हिंसा से पहले, या आप समझ लीजिए उपद्रव से पहले, तो पुनर्वास और उनका जो है राहत कैसे दिया जाए जो प्रभावित रहे हिंसा से, तो उसके लिए पुनर्वास और राहत के लिए गीता मित्तल समिति थी। जबकि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, कैसे हुई हिंसा, कैसे फैली, क्या क्या मुख्य रीजन है उसके, तो उसके लिए जो है अजय लांबा आयोग था। तो आयोग की अध्यक्षता अजय लांबा ने किया था। आपको ध्यान रखना है गीता मित्तल जो है या आपकी न्यायमूर्ति हैं, पूर्व न्यायमूर्ति, इनको ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश रह चुकी हैं, मतलब जज थी। उसके बाद आपका रामनाथ कोविंद समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे सरकार ने अपना फैसला भी दे दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। इसी की संभावनाओं को जो है तलाश करने हेतु यह आपकी रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर यह समिति गठित की गई, और उन्होंने अध्यक्षता की, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है वर्तमान में। और रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे। इसके लिए अभी कानून बनना बाकी है, जो कि अभी आगामी आपके सत्र में जो लोकसभा का और संसद का सत्र चलेगा उसमें यह हो सकता है बिल के रूप में यह लाया जाए। तो रामनाथ कोविंद समिति को आपको ध्यान रखना है। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटी हैं, उसके लिए पूरा जो है प्रारूप तैयार करना था। तो कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वह दे दी है सरकार को। तो रामनाथ कोविंद समिति आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अनीश दयाल सिंह समिति। अनीश दयाल सिंह समिति जो है, अनीश दयाल सिंह, अनीश नाम ध्यान रखना है इनका, अनीश दयाल सिंह। तो यह समिति थी जो आपका संसद में
संसद में सुरक्षा में चूक हुई थी, उसके लिए यह समिति बनाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, जो संसद में सुरक्षा में चूक हो गई थी, उसके लिए यह समिति थी अनिल दयाल सिंह। और उसके बाद है राजेश गोपाल समिति। राजेश गोपाल समिति क्या थी कि राजेश गोपाल जो समिति है, या जो भारत में चीतों का पुनर्वास किया जा रहा है, जो आपका नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए, तो चीता परियोजना की देखभाल के लिए आपका राजेश गोपाल, नाम ध्यान रखना है, राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, राजेश गोपाल। जो चीते हैं, चीतों का पुनर्वास किया जा रहा है, यानी चीता जो परियोजना है भारत की, उसके लिए, उसके कामकाज के लिए, उसकी देखरेख के लिए राजेश गोपाल समिति की जो है स्थापना या गठन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। आपके सामने अब जो अगली समिति है वह है ए आर दवे समिति। ए आर दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है, उसमें कुछ आंतरिक विवाद चल रहा था, उसकी मामलों की निगरानी हेतु यह समिति गठित की गई थी। तो नाम ध्यान रखना है, उससे जुड़े मुद्दे ध्यान रखने हैं, उससे जुड़े जो आपकी क्या, किस लिए समिति गठित की गई है, इम्पोर्टेंट होती है, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। इसीलिए मैंने आज छोटा टॉपिक लिया है, क्योंकि लंबी क्लास चलाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। कल हमारे जो मैनेजमेंट में जो सिस्टम है सारे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ए आर दवे समिति को ध्यान रखना है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उसके मामलों की निगरानी के लिए जांच हेतु यह समिति है। उसके बाद है प्रदीप नंदरा जोंग समिति। या जो डिफॉल्टर होते हैं, यानी जो बैंक से पैसा ले लिए हैं बट वो चुका नहीं पा रहे हैं, या चुकाने का मन नहीं है उनका, जैसे आपके बहुत सारे डिफॉल्टर भाग गए, मोहन चौकसी और माल्या, और तमाम लोग भारत में भी हैं, तमाम लोग भारत में भी हैं जो डिफॉल्टर हैं बट पैसे नहीं दे रहे हैं। तो डिफॉल्टरों से पैसे वसूलने के लिए यह समिति बनाई गई है, प्रदीप नंदरा जोग समिति, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति और यह सुधीर कुमार सक्सेना समिति, दो समितियां बनाई गई थी। और यह जो पीएम मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई थी पंजाब में, जब वो गए थे कैंपेन के दौरान, तो वहां पे क्या हुआ था कि वो ऐसे ओवरब्रिज पे जा रहे थे, तो वहां पे कोई व्यक्ति वहां पे आ गया था, अराजक तत्व वहां पे, और तो उस सुरक्षा को चूक को लेके यह समिति बनाई गई थी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना, दो दो समितियां थी, दोनों को नाम ध्यान रखना है। उसके बाद में ओपी अग्रवाल समिति है। ओपी अग्रवाल समिति क्या है कि दिल्ली में तो जो है सरकार तो बहुत ईमानदार है, बट वहाँ पे जिस तरीके से लगातार घोटाले के घोटाले, चाहे शराब घोटाला हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में पहले ही जा चुके हैं। उसके बाद वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो अब पूर्व हो चुके हैं, तो वो अभी है ही है साथ में। और उसी में क्या हुआ था कि डीटीसी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस है, उसकी खरीद में कुछ धांधली का या कुछ मामला, प्रक्रिया उसकी सही से नहीं पालन उसका किया गया था, तो उसी की जांच हेतु समिति ओपी अग्रवाल समिति का गठन किया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जन्म जयंती मनाई गई थी 2022 में, 2022 में मनाई गई। 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई गई 23 जनवरी को, 125वीं जन्म जयंती थी। और 15 अगस्त 2022 में जो 15 अगस्त मनाया गया, वो 75वां 15 अगस्त था। तो इन दोनों चीजों का आयोजन जो है काफी भव्य हो, तो उसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में या एक समिति गठित की गई। तो दो दो समितियां थी अलग अलग कामों के लिए, आपको ध्यान रखना है, लेकिन अध्यक्षता जो है पीएम मोदी जी ने किया था, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो आपका सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती जो 125वीं जन्म जयंती थी, कब? 23 जनवरी 2022 को। 23 जनवरी 2022 को जो 125वीं जन्म जयंती थी सुभाष चंद्र बोस जी की, उसका आयोजन भव्य हो, भव्य तरीके से सरकार मनाए, उसके लिए एक समिति बनाई गई और उसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसके बाद एक समिति बनी जो 75वां आपका स्वतंत्रता दिवस है हमारा, उसको भव्य तरीके से उसका आयोजन हो, तो वह आपका उसके लिए भी समिति पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में बनी थी। 75वां आपका स्वतंत्रता दिवस यह भी 2022 में मनाया गया। और इसका कार्यक्रम जो है 2021 से ही प्रारंभ हो गया था। मोदी जी ने जो आपका वहां से आश्रम जो है गांधी जी का, वहां से इनको कार्यक्रम को शुरू कर दिया था और मनाया गया था 2022 में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो
अगर बात करें तो इसी 2022 में पीएम मोदी जी ने क्या किया कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती मनाने हेतु समिति बनी पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में। 75वां जो आपका स्वतंत्रता दिवस है, इसको भी मनाने के लिए समिति बनी, वह भी पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में बनी, आपको ध्यान रखना है। अगली समिति है आपकी मदन बी लोकुर समिति। तो मदन बी लोकुर समिति जो है आपका पराली, जो ज्यादातर आपके पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है पराली जलाने का कार्य। अब ज्यादा तो ये आंकड़ा तय करना ज्यादा कहाँ है कहाँ नहीं है ये तो मुश्किल है, लेकिन ज्यादा इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि जो दिल्ली के एनसीआर रीजन में आपके जो क्षेत्र में एनसीआर में जो है वहां पराली जलाने का मामला ज्यादा सामने इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली में बहुत भयंकर आपका स्मॉग बनता है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत भयंकर होता है और इसीलिए जो है दिल्ली के आसपास पे सरकार का फोकस है कि हरियाणा, पंजाब और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश या और एनसीआर रीजन में पराली जलाने का काम कम से कम हो। तो मदन बी लोकुर समिति बनाई गई थी इसके लिए कि पराली जलाने पर रोक कैसे लगाई जाए, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका आर एस शर्मा समिति। आर एस शर्मा समिति या जो कोविड-19 वैक्सीन है, वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष थे। तो यह पैनल बना था, उसके अध्यक्ष थे आर एस शर्मा कोविड-19 वैक्सीन हेतु। तो इसको भी आपको ध्यान रखनी, पुरानी समिति है बट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद है अजय भल्ला समिति। तो अजय भल्ला समिति का काम था कि भारत में जो चीनी निवेश आ रहा है, यानी जो आपका चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसकी परीक्षण के लिए यह समिति बनाई गई थी, अजय भल्ला समिति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्रदीप श्री वास्तव समिति। प्रदीप श्रीवास्तव समिति जो लखीमपुर में घटना हुई थी, आपको पता होगा, जो आपके सांसद थे, बीजेपी के सांसद, उस समय तो गृह राज्य मंत्री भी थे, तो उनके जो पुत्र हैं उनको लेकर कुछ घटना हुई, आप अच्छे जानते होंगे। तो लखीमपुर घटना की जांच है तो यह प्रदीप श्रीवास्तव समिति गठित की गई थी। उसके बाद बी एस चौहान समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी एस चौहान समिति, यह समिति गठित की गई थी जब विकास दुबे का जो मामला आया था, विकास दुबे कानपुर वाले, तो उन्हीं के मामले में यह समिति गठित की गई थी। बी एस चौहान नाम ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 को तैयार किया गया था, 2020 को तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी। तो उसकी अध्यक्षता आपको अच्छे से पता होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया था, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक मानव अधिकारों पर जो कोविड-19 का प्रभाव क्या होगा, मानव अधिकार पर कोविड-19 का प्रभाव क्या होगा, इसके लिए समिति बनी थी जी किशन रेड्डी समिति। जी किशन रेड्डी आपके गृह राज्य मंत्री थे, उसमें संस्कृति मंत्री भी थे शायद। तो जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में मानव अधिकारों पर कैसे कोविड-19 का प्रभाव पड़ा, यह समिति बनाई गई थी। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जी किशन रेड्डी एक और समिति के जो है बनाए गए थे, जैसे जब लद्दाख का विभाजन हुआ था, लद्दाख और कश्मीर दो अलग अलग यूटी बनाए गए, तो लद्दाख की जो भाषा संस्कृति और भूमि का संरक्षण कैसे हो, उसके लिए भी जी किशन रेड्डी समिति बनाई गई थी, जी किशन रेड्डी। तो यह आपको ध्यान रखना है, जी किशन रेड्डी समिति, उस समय गृह राज्य मंत्री थे, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, आपको इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आज थोड़ा सा छोटी क्लास रखी गई है। आप लोग पढ़िए क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो इसको बताना जरूरी था। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। आप लोगों को यह इंफॉर्मेशन एक तरीके से, इसको क्लास हम नहीं बोलेंगे, क्लास का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल डेप्थ में बताया जाए, उसका अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। इस पे फैक्ट हैं, फैक्चुअल हैं, जो चीज़ें बताने योग्य थी मैंने बता दिया। तो क्लास नहीं, आप इसको इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको आपको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपका दायित्व है कि आप अपने भाई का सहयोग करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।